ओके, शैल वी स्टार्ट? यस सर। हाँ, यस सर। एक बार ये एक सेकेंड ये कवर अप कर देते हैं। चलो यहाँ पर इंडिपेंडेंट इवेंट्स का आ जाएगा। तो हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे अभी? इंडिपेंडेंट इवेंट्स के बारे में। द आउटकम ऑफ वन इवेंट डज नॉट अफेक्ट द अदर। प्रोबेबिलिटी ऑफ टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स कैन बी फाउंड बाय मल्टीप्लाइंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट इवेंट बाय द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड इवेंट। हम लोग वही किए ना अभी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी किए इन केस ऑफ इंडिपेंडेंट। और हमने क्या देखा कि जब कभी भी विथ रिप्लेसमेंट का केस आता है इंडिपेंडेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट आता है डिपेंडेंट, करेक्ट? और डिपेंडेंट Yes, इवेंट में क्या होता है? आउटकम ऑफ वन इवेंट इफेक्ट्स द आउटकम ऑफ अनदर इवेंट। द compound events are called dependent events. If two events A and B are dependent, then the probability of both events occurring is the product of probability of A and the probability of B after A occurs, correct? मतलब कल हमने देखा था ना, yes sir. हाँ अभी probability देखा of सर। A by B मतलब probability of A given B has already occurred, correct? तो ये हमने चेक किया था कल। probability of A and B is probability of A, probability of both events occurring in the product of probability of A and B, okay? And मतलब A पहले से occur किया हुआ है, तो probability of A intersection B by probability of A, बात एक ही होगी। इसका एक एग्जांपल देख लो। तो दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। टू नंबर क्यूब्स, वन रेड एंड वन ब्लू आर रोल्ड। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द आउटकम ऑफ द रेड नंबर रेड क्यूब इज इवन एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू नंबर क्यूब इज 5। तो क्या हो जाएगा? कितने क्यूब्स है हमारे पास? दो नंबर क्यूब्स हैं, एक रेड और एक ब्लू, ठीक है ना? दो नंबर क्यूब्स हैं, वन रेड एंड वन ब्लू। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द आउटकम ऑफ द रेड नंबर क्यूब इज इवन एंड द आउटकम ऑफ ब्लू नंबर क्यूब इज 5? क्या हो सकता है इसका? आपको जब भी एक डाई रोल करोगे तो आपको इवन नंबर्स कितने आएंगे? रेड नंबर, रेड 3 by नंबर, 6। हाँ रेड नंबर क्यूब, नंबर 3 आता है सर। हाँ नहीं इवन। हाँ 2 4 6 तीन ही आएंगे ना, तो 3/6। हाँ 3 तो 3 नंबर आता तीन है सर। इवन नंबर्स आएंगे तो 1/2 हो गया, और 5 एक ही बार आएगा। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी आ गई। तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, ठीक है? Yes sir, got it. अब नेक्स्ट वाला, इसको देखो डिपेंडेंट। देयर आर 6 ब्लैक सॉक्स, there are 6 black socks and 4 white socks in a drawer. If one sock is taken out without looking and then a second one is taken out, what is the probability that they both will be black? तो पहला वाला निकाल के हम बाहर रख चुके हैं, ये समझ लो आप, ठीक है ना? हम लोगों ने क्या देखा था इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट के केस में? क्या देखा था? विथ रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट, करेक्ट? तो ये हम लोगों ने रख लिया। विथ रिप्लेसमेंट मतलब हम लेके वापस बैग में डाल देते हैं, मार्बल के केस में। विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब हम लोग एक बार निकाल लेते हैं तो वापस उसमें रखते नहीं है, करेक्ट और रॉन्ग? यस। तो देयर आर 6 ब्लैक सॉक्स 4 व्हाइट सॉक्स। तो अभी हमारे पास पूरे सॉक्स कितने? 10 सॉक्स हैं। और पहला वाला ब्लैक सॉक निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 6/10, 3/5 हो गया। नाउ आपने पहला वाला सॉक निकाल लिया। इफ वन सॉक इज टेकन आउट विदाउट लुकिंग, उसके बाद दूसरा निकाल रहे हो तो कितने सॉक्स बचेंगे आपके? 9 सॉक्स बचेंगे, और पहले से एक निकाल चुके हो। तो अब आपके पास कितने सॉक्स हैं लेफ्ट ओवर?
8 रहा था सर, और 2 निकल गया तो। वन सॉक इज टेकन आउट विदाउट लुकिंग एंड द सेकंड वन इज टेकन, तो आप वही सॉक निकाल रहे हो ना, ब्लैक सॉक्स ही कर रहे हो ना, आप निकाल रहे हो, करेक्ट और रॉन्ग? तो जब आप फर्स्ट सॉक निकाल चुके हो ब्लैक, आपके पास 9 सॉक्स बचे हुए हैं। अब पहला वाला आपके पास रख चुके हो, दूसरा वाला निकाल रहे हो, तो कितने बचेंगे? 5, करेक्ट और रॉन्ग? Yes. नाउ 2 ब्लैक सॉक्स, तो ये आपका 3/5 एंड 5/9 हो गया। तो आपकी प्रोबेबिलिटी 15/45। ये आपका क्लासिक एग्जांपल हो गया डिपेंडेंट इवेंट का। एनी डाउट इन दिस? प्लीज टेल मी। Fine. अभी हम लोग इससे पहले देखे थे ना ब्लैक ब्लैक और मतलब ब्लू ब्लू और ग्रीन ग्रीन वाला। तो पहले आप जब 6 निकाल लिए, 6 आउट ऑफ 10 हो गया, तो अभी निकाल के आपके पास रखे हुए हो, तो अब कितने सॉक्स बचे हुए हैं? टोटल सॉक्स 9 बचे हुए हैं, और एक सॉक निकालने के बाद बाकी के बच्चे कितने सॉक्स आपके पास? 5। तो 5/9 ही हो सकता है ना, तो आपकी प्रॉपर्टी Yes, sir. Correct. 3/5 into 5/9 हो गई, 1/3 आ गई, करेक्ट? एंड डाउट्स इन दिस? Yes. चलो मूव फॉरवर्ड। चलो Yes, sir. Please go ahead. Sir, ये ट्री डायग्राम का क्या सीन है? ट्री डायग्राम का वो भी कर सकते हैं, इजी है वो भी। देखते हैं, थोड़ा टेक्स्ट बुक में घुस जाते हैं एक बार। सर आज काफी बड़ा है सर ये चैप्टर, आज खत्म होएगा क्या? हाँ हाँ, ये मतलब I सिर्फ don't think. नहीं सी लिसन, मैं बताता हूँ, कुछ चीजें बताता हूँ। एक बार ये प्रोबेबिलिटी खत्म हो गया ना, बाद में आप लोग को ये एक्सपेक्टेड वैल्यू इसका ये पूरा बताने की जरूरत नहीं है, दैट इज एवरेज। ये छोटे छोटे हैं, ठीक है ना? एक 2 मिनट्स ठहरो, जल्दी जल्दी खत्म कर सकते हैं। और ये कोवेरियंस वगैरह तो मैं आपको बेसिक स्टैटिस्टिक्स का वीडियो दिया, आप उसमें चेक करें तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। मैं पूरा डिटेल में किया हुआ हूँ, एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट भी करके दिया हुआ हूं मैं डिटेल में। आप अगर चेक करोगे तो यू विल गेट एवरीथिंग इन दैट। चलो, so let's go into this. Unconditional probability, calculate and interpret unconditional probability using probability rule, ठीक है? So now let's see this concept, last concept of probability, done। उसके बाद कुछ नहीं है। So total probability rule highlights, ये भी अगर आप बेइस थ्योरम देखे होंगे ना, तो उसमें आपको कंडीशनल और अनकंडीशनल का मैंने पूरा समझाया हुआ है, ठीक है? So the total probability rule highlights the relationship between unconditional and conditional probabilities. Unconditional मतलब पहला वाला हो रहा है, दूसरा वाला हो रहा है, वो दोनों अपनी जगह पे है। Conditional मतलब पहला वाला होगा provided दूसरा वाला होना चाहिए। Of mutually exclusive and exhaustive events. Mutually exclusive मतलब ये दोनों को मैं ऐसा लिख रहा हूँ तो mutually exclusive, आपको दोनों में से एक ही पिक करना है, यानी A intersection B is 0, correct? In case of mutually exclusive, there is nothing common between them. It is used to explain the unconditional probability of an event in terms of probabilities that are conditional upon other events. So in general, the unconditional probability of event R, so probability of R given, probability of R given S1 has occurred into S1 has already occurred plus probability of R S2 has occurred, ऐसा करके चलता जाएगा। Where set of events this is mutually exclusive and exhaustive, यानी आपको उसमें से दोनों में कॉमन कुछ नहीं रहेगा। और exhaustive मतलब what do you mean by exhaustive? All possible cases. Yeah, that's what. So यहाँ पर आपके सामने एक क्वेश्चन है, an investment application of unconditional probability. Building upon our ongoing example about interest rates and economic recession, we can assume that a recession can only occur with either of two events. या तो इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज होना चाहिए I, और इंटरेस्ट रेट्स डू नॉट इंक्रीज, ठीक है ना? तो क्या हम अज्यूम कर रहे हैं? हम अज्यूम कर रहे हैं कि रिसेशन ओनली कैन ऑकर विथ ईदर ऑफ टू इवेंट्स, या तो आपका इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज होना या तो इंक्रीज नहीं होना। तो इंक्रीज होना को हम आई ले रहे हैं और इंक्रीज नहीं होना को आई सी ले रहे हैं, आई कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं। एक सेकंड दीजिए ना, मैं थोड़ा पानी पी के आता हूँ, एक सेकंड, जब तक रीड करिए इसको प्लीज।
So now yeah, so ये हमारा भी कॉन्सेप्ट है. Since these events are mutually exclusive and exhaustive, IC is read complement of I. मतलब एक्सक्लूसिव मतलब दोनों में से एक ही हो सकता है, ठीक है, दोनों भी आपस में, दोनों में कोई भी तरीके से कोई रिलेशनशिप नहीं है, कोई कॉमन चीज नहीं है. एग्जॉस्टिव मतलब कुछ भी हो सकता है. सो देयरफॉर विच मीन्स नॉट आई, देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ IC, ये IC को आप बोल सकते हो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ I, यानी जो इंटरेस्ट का प्रोबेबिलिटी है, बिकॉज I प्लस IC should be equal to 1, यानी probability of this and probability of this should be equal to 1. Okay, it is logical therefore that the sum of two joint probabilities must be the unconditional probability of recession. It is logical therefore that the sum of two joint probabilities, ये हम लोग जो भी कर रहे हैं, must be the unconditional probability of recession. So this can be expressed as follows. So ये हमारा हो गया probability of this and this, okay, and applying the multiplication rule we must restate this expression as probability of recession. Probability of recession given the interest rate has increased into probability of interest rate has increased, correct. और दूसरे केस में क्या बोल रहा है वो जॉइंट प्रोबेबिलिटी, यानी दोनों को हमको क्या करना है, दोनों भी हमको ऐड करना है, दोनों भी हो सकते हैं. प्रोबेबिलिटी ऑफ रिसेशन provided the interest rate has not increased into the probability of interest rate has not increased. ठीक है ना? Hello? Yes, Jan. Yeah. So now you have to just put those values here and you get the unconditional probability of recession as 0.34. Please see forward to this, then I'll go for the next one. Yes, sir, understood, sir. So this formula came from this Bayes theorem, right? Yeah. No, sir, multiplication of probabilities, no? ये बेस थ्योरम में भी आएगा आपको. Theorem is different formula, no, sir? बेस Bayes थ्योरम में theorem डिनोमिनेटर में देखने को मिलेगा, ये समेशन रहेगा. सर वन डाउट. हाँ. तो अभी जो अपन ने पहले किया था सर ये इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट का, उसमें हाँ, उसमें सर जो मल्टीप्लाई अपन ने किया था, अपने डायरेक्ट कर दिया था ना मल्टीप्लाई, लाइक 6/25 into 6/25 we multiplied directly, right? 6/25 मतलब जो सर अभी आपने एक सम कराया था ना सर अभी, इससे पहले स्लाइड में. हाँ, वन नोट पे जो आपने किया था, कराया था वन नोट पे, हाँ, ठीक है, तो उसमें अपन ने मल्टीप्लिकेशन डायरेक्टली कर दिया था, तो अपन ने मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी क्यों नहीं यूज किया उसमें? हम लोग सिर्फ डिपेंडेंट इवेंट और इंडिपेंडेंट देख रहे हैं, ये अनकंडीशनल प्रोबेबिलिटी विद टोटल प्रोबेबिलिटी रूल देख रहे हैं, ये दूसरा कॉन्सेप्ट है. हाँ सर, लेकिन एक बार जो अभी अपन ने सम किया था उसमें वन नोट पे, उसमें क्या 9/25 into 7/24 ऐसे किया था ना, डायरेक्ट अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया था. करेक्ट. हाँ, तो उसमें why didn't we use the multiplication rule of probability? Why didn't we use that formula and do it? हम तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना वहां पर. हाँ सर, लेकिन मल्टीप्लिकेशन रूल डिफरेंट है ना सर. P of AB is equal to P of A given B into P of B. वो होता है ना मल्टीप्लिकेशन रूल. वो बेस थ्योरम में होता, वो हम लोग फॉर्मूले में डिस्कस करें ना उसको.
probability of this given that this is already there. हम उसको क्या करें, नहीं, मैं ये वाला नहीं पूछ रहा हूँ सर, मैं मैं समझ पिछला गया, टॉपिक पूछ रहा हूँ आपसे। मैं समझ गया, वो हम नॉर्मल डिस्कशन, वो हम यही कर रहे थे बस। ये हम ऐसे भी कर सकते हैं उसको, हमारे बुक में जो दिया है वो ऐसे दिया हुआ है। मैं आपको इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट इवेंट्स की कॉन्सेप्ट सिखा रहा था, हमारे बुक में ऐसे ही दिया हुआ है। इंडिपेंडेंट इवेंट्स रिफर टू इवेंट्स फॉर विच द अकरेंस ऑफ वन हैज नो इन्फ्लुएंस ऑन अकरेंस ऑफ अदर्स, यही है ना। तो हम क्या कर रहे थे, ये क्या बोल रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, मतलब इट इज इंडिपेंडेंट इवेंट। ओके, मतलब इन दोनों में आपको जो कुछ भी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, यानी एक को दूसरे से कोई इंपैक्ट नहीं हो रहा, वो स्टिल वही है। जैसे हम ओके, लोग को ओके, वो हाँ सर, 8 बाय, समझ गया हाँ मैं, वो हाँ, 8/25 आया था ना शुरू में, राइट, राइट, अंडरस्टूड वो सर, नीचे अंडरस्टूड, जाके चेंज हुआ, हम लोग वही चीज को मतलब कंपेयर किए थे। राइट, अंडरस्टूड सर। चलो आगे बढ़े। यस सर, प्लीज। या चलो ये इसमें जाते हैं। So we illustrate the relation between conditional and unconditional probability. तो यहाँ पर हमारे सामने एक रिलेशनशिप बताया हुआ है, पुअर इकोनॉमी, 30% प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। अच्छा, पुअर इकोनॉमी में इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट्स की प्रोबेबिलिटी 20% है, एंड नॉट इंक्रीज की प्रोबेबिलिटी, जब इंक्रीज की 20 है तो नॉट इंक्रीज की 80 है, करेक्ट। हेलो हेलो हेलो, या Yes, जयंत sir. कौन सा बोल रहे? ये हमारा वी इलस्ट्रेट द रिलेशन बिटवीन कंडीशनल एंड अनकंडीशनल प्रोबेबिलिटी। I think this is not there in the this अच्छा, thing. आपके बुक्स में नहीं है क्या? ओके ओके फाइन। नेक्स्ट ये ट्री डायग्राम है ट्री to डायग्राम है, हाँ represent वो investment. ट्री डायग्राम। हाँ सर, एक्सपेक्टेड वैल्यू है, देन ट्री डायग्राम है। तो ठीक है, एक्सपेक्टेड वैल्यू करें। यस सर। हाँ, एक्सपेक्टेड वैल्यू इज नथिंग बट एवरेज। मतलब आपको क्या करेंगे वो लोग, आपको प्रोबेबिलिटी देंगे, ठीक है, आपको प्रोबेबिलिटी भी देंगे, आपको वैल्यूज भी देंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आप, ठीक है। दैट इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 इनटू द ऑब्जर्वेशन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, जो भी है, इनटू द ऑब्जर्वेशन, जैसे यहां पर x1, प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 विद x1, प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 विद द ऑब्जर्वेशन x2, इन सबको ऐड करने के बाद आपको जो वैल्यू आएगा वो आपका एक्सपेक्टेड वैल्यू रहेगा, दैट इज नथिंग बट योर एवरेज। दिस इज लाइक द, यू नो, लाइक वी हैव डन द पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, वहां पर आप 50% लाइक आप एक में इन्वेस्टमेंट करते हो, 50% आपका दूसरा, यानी आपका डेट फाइनेंस 50% है, इक्विटी 50% है, करेक्ट। और उनकी कुछ प्रोबेबिलिटीज लगा लो कि डेट मिलने का प्रोबेबिलिटी 30% है एंड इक्विटी मिलने का प्रोबेबिलिटी आपका, अब जैसे मैं व्हाट आई एम सेइंग इज योर इक्विटी इज 50% एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द इक्विटी फाइनेंस इज 30%. So this is your so what is your expected value? इनको मल्टीप्लाई कर दो, करेक्ट और रॉन्ग? हेलो हेलो, Yes. Yeah. या आर एबल टू अंडरस्टैंड कि हमारा इक्विटी जो है 50% रहेगा बिजनेस में। अच्छा ठीक है, चलो इक्विटी की वैल्यू 1 लाख ले लो, 30% चांस है कि 1 लाख मिलेगा, प्लस डेट फाइनेंस हमारा 50,000 है,
20% चांस है कि वो मिलेगा। दोनों को आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, हाँ, इट्स लाइक वेटेड एवरेज मेथड ना सर। बस उतना ही है, आपको Yes, sir. एक्सपेक्टेड वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अंडरस्टूड सर। दिस इज योर एक्सपेक्टेड वैल्यू, दैट्स इट। तो ये आपका क्या है, आपका एग्जांपल है सामने में एक्सपेक्टेड वैल्यू का कि देयर विल बी प्रोबेबिलिटी गिवन। सो फॉर अ फेयर कॉइन प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड्स is 0.5, probability of tails is 0.5. Expected value can be what? What can be the expected value? So probability of x is equal to 0, यानी अगर आपको हेड्स चाहिए और टेल्स आपका क्या है 0 है, तो टेल्स की प्रोबेबिलिटी कितनी है आपकी 0.5, करेक्ट? यस सर। यही है ना आपकी टेल्स की प्रोबेबिलिटी? यस सर, हेड्स की भी 0.5। हाँ, आपके हेड्स की भी 0.5 है। अगर हेड आता है, टेल मतलब टेल नहीं आ रहा है, तो आपका पूरा का पूरा प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 0.5। दैट इज व्हेन हेड विल फॉल विल टेल फॉल, विल व्हेन हेड आएगा तो टेल आएगा क्या? हेड आने के बाद टेल थोड़ी आएगा आपको, तो ये पूरा 0 हो जाएगा एंड दिस विल बी 0.5। नेक्स्ट वाले में देखिए, ये आपके जितने भी आप जो डाई रोल करते हो सबकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 2 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 3 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, करेक्ट? सो इन एनी इंडिविजुअल फ्लिप ऑफ, ठीक है ये तो नहीं करना है हमको, ये करना है। So similarly, the expected value of the roll of a fair die, where x is equal to the number that faces up on the die, is determined to be this. तो अगर आप एक डाई को रोल करते हो तो आपको 1 आता है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? दिस इज प्रोबेबिलिटी इनटू दिस इज द आउटकम, करेक्ट और रॉन्ग? प्रोबेबिलिटी एंड आउटकम, करेक्ट और रॉन्ग? यस सर। यहां पर So आपकी outcome you are treating as that number only. yeah, outcome is nothing but the what you are getting when you are tossing a coin. When you are tossing a coin, there is a 50% chance that 50% chance that head would come, correct? And for that, if head comes, you are giving 1. So 50% chance is what? 50% chance is Okay. there would be tail. Okay, and for tail we There are will be taking tail. 0. So ultimately, what is your expected value? Your probability is still 0.5, correct or wrong? Yeah. That's what. The expected value. Yeah. So now here, this is the probability. This is the outcome. Probability, outcome. See, every outcome has a probability, correct or wrong? Every, सर सर करेक्ट। ये कुछ भी नहीं है सर, ये एक ऐसा बॉक्स बनाइए आप, आपको ऐसा नहीं समझ में आएगा, ऐसा समझ में आएगा। ठीक है, अभी देखिए, आप यहाँ पर आउटकम्स लिखिए, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी लिख दीजिए। ओके, आपको इंटरमीडिएट का समझ में आ जाएगा। तो आपका 1 गिरा है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? हेलो, Yeah, Jay. या So every हाँ, आपका 1, आप मतलब एक डाई को रोल किए तो आपको 1 आया, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/6 है। 2 आया, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/6 है। 3 आया, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/6 है। 4 आया, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/6 है। 5 आया, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/6 है। 6 आया, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/6 है। अब 6. आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड करना है। नथिंग बट समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ x and the observations you are seeing here, xi, whatever. So this into this, 1/6 into 1 plus 1/6 into 2 plus 1/6 into 3 प्लस 1/6 इंटू 4, ये पूरा आप ऐड कर देना है, तो आपको प्रोबेबिलिटी आ जाए, एक्सपेक्टेड वैल्यू आ जाएगा। दैट्स इट। Okay. प्लीज डू दिस क्वेश्चन बेस्ड अपॉन एक्सपेक्टेड वैल्यू, प्रोबेबिलिटी इंटू द आउटकम। Yeah.
Finished? Yeah. Now please do this. अच्छा, अब वेरिएंस करना है हमको. वेरिएंस कैसे करेंगे? वेरिएंस हम लोगों ने क्या सीखा वेरिएंस में? Calculate the variance and standard deviation of EPS for Ron stores using the probability distribution of EPS from the table in the previous example. तो आपको अपना expected variance करना है 0.10 into 1.80 minus, what is this, your expected value 1.28. So what can we do? So 0.10 into the observation minus whatever your, see, x minus x bar, sigma x minus x bar the whole square divided by n. Is this the formula for variance or not? Hello? Yes, sir. Yeah, is this the formula Yeah, for yeah. variance or not? Yeah. So that's what I'm doing here. So x is your observation, x bar is your mean, what you have found out right now, the expected value. So 1.28 the whole square. Now यहाँ पर n नहीं चाहिए हमको क्योंकि हम probability के साथ कर रहे हैं. Okay. So like we are doing this plus the probability 0.60 minus 1.28 the whole square 0.40 1.20 minus. So you get the answer. Shall we move forward? Hello. Hello. सर फिनिश हो गया क्या पूरा? हाँ सर. सर ओके 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 ओके. स्टैंडर्ड डिविएशन क्या करेंगे? आपका जो भी वेरिएंस आया अंडर रूट वेरिएंस इज योर स्टैंडर्ड डिविएशन. सो 0.0736 का अंडर रूट इज योर स्टैंडर्ड डिविएशन. दैट्स इट. So shall we go for this? Okay. So they're asking, explain the use of conditional expectation in investment application. Expected values or returns can be calculated using conditional probabilities. As the name implies, conditional expected values are contingent. That means depending upon happening or non-happening of certain event. The outcome of some other event. Condition मतलब वो होगा कुछ condition के ऊपर. आप umbrella लेके जाएंगे only if there is rain. Correct? आपका returns decrease होगा if the market crashes. Okay, so that is contingent probability. An analyst would use a conditional expected value to revise his expectations when new information arrives. Consider the effect of tariff on steel imports on the returns of a domestic steel stock. The stock's expected return, given that the government imposes the tariff, will be higher than the expected return if the tariff is not imposed. So what is this? वो क्या बोल रहे हैं कि अगर टैरिफ, सपोज अभी टैरिफ बढ़ गया तो क्या होता है? स्टील इंपोर्ट्स आपके क्या हो जाएंगे? कॉस्टली हो जाएंगे. करेक्ट और रॉन्ग? सो व्हेन स्टील इंपोर्ट्स आर कॉस्टली यू विल बी सेलिंग एट हायर प्राइस. सो the effect of tariff on steel import on the returns of a domestic steel stock, the stock's expected return, given that the government imposes tariff, will be higher than the expected if the tariff is not imposed. Correct? Why? Because you'll be selling at higher price.
you'll be charging more, and you'll be also trying to include that tariff in your cost. Correct or wrong? Please tell me. Hello? Hello? Are you able to hear my voice? Hello? 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 हेलो सर। अरे मेरी कोई है कि नहीं असल मीटिंग में? है सर, मीटिंग में तो है ना सर पूरे। फिर किसी की वॉइस नहीं आ रही क्या? क्या है कि नटिश होगा शायद, म्यूट है शायद. ओके, नाउ म्यूट है। सो कंसिडर द इफेक्ट ऑफ टैरिफ ऑन स्टील इंपोर्ट. आप स्टील को इंपोर्ट करते हैं और अगर टैरिफ बढ़ जाते हैं, ओके, तो आपके रिटर्न्स पे क्या फर्क पड़ता है ऑन द रिटर्न्स ऑफ डोमेस्टिक स्टील स्टॉक. तो आपका स्टॉक आप मंगवा लिए, टैरिफ बढ़ गया, नाउ योर डोमेस्टिक स्टील स्टॉक, ओके, सो योर इंपोर्ट्स आर कॉस्टली, बट योर डोमेस्टिक स्टील स्टॉक जो भी आप बनाते हो वो ऑल राइट है. तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं, the effect of tariff on steel imports on the returns of domestic steel stock. The stock's expected return, given that the government imposes the tariff, will be higher than the expected return if tariff is not imposed. क्योंकि आप ज्यादा लेने की कोशिश करोगे, ओके, क्योंकि टैरिफ बढ़ने की वजह से आप अपने वैल्यूज, आप अपने मतलब जो भी है प्राइस को बढ़ा दोगे, और you will be trying to collect more from the customer. Now, using the total probability rule, we can estimate the unconditional expected return on the stock as the sum of expected return given no tariff times the probability a tariff will not be enacted plus. तो ये हमने अभी इससे पहले अनकंडीशनल का ये जो रूल देखा था, हमने क्या देखा था, एक देखा था आपका व्हाट तो ये एक्सपेक्टेड वैल्यू देखा था सर, आपका एक देखा था हमने इंटरेस्ट आपका इंक्रीज होगा, और दूसरे में हमने देखा था आपका इंटरेस्ट इंक्रीज नहीं होगा, एंड हमने देखा था इंटरेस्ट इंक्रीज होने से रिसेशन पे क्या इंपैक्ट है, और इंटरेस्ट इंक्रीज नहीं होने से आपका रिसेशन पे क्या इंपैक्ट है. तो सेम थिंग वी आर गोइंग टू अप्लाई हियर इन द सेम टोटल प्रोबेबिलिटी रूल. ओके, ओके सर. So now explain the use of a tree diagram to represent an investment problem. यहाँ पर आपके सामने एक ट्री डायग्राम है. ये आपका ईपीएस है, एक्सपेक्टेड 1.51. अगर आपकी इकोनॉमी अच्छी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड इकोनॉमी, तो वो प्रोबेबिलिटी है 60%. आपकी प्रोबेबिलिटी पुअर इकोनॉमी की है 40%. ठीक है, अच्छा, पुअर प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड इकोनॉमी 60% है, तो अब ये 30-70 भी कुछ है, डेटा में देखना पड़ेगा. So a good economy and relatively good, अच्छा, so tree diagram is used to show the probabilities of various outcomes. In figure 3 we have shown estimates of EPS for 4 different outcomes: a good economy and relatively good results at the company, a good economy and relatively poor results in the company. तो यहां पर आपकी गुड इकोनॉमी है, पुअर इकोनॉमी है. ठीक है, सर क्लास लंबी ना क्या सर आज? ले रहे ना अभी. गुड इकोनॉमी गुड रिजल्ट्स, पुअर इकोनॉमी पुअर रिजल्ट्स. ठीक है, पुअर इकोनॉमी एंड रिलेटिवली गुड रिजल्ट्स ऑफ द कंपनी, पुअर इकोनॉमी एंड रिलेटिवली पुअर रिजल्ट्स इन द कंपनी. ठीक है, यहां पर भी प्रोबेबिलिटी है हमारे पास. तो ये हमारे पास क्या चल रहा है, ये हमारा ईपीएस आएगा. कैसे आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड इकोनॉमी 60%, प्रोबेबिलिटी ऑफ पुअर इकोनॉमी 40%. ठीक है, 40%. प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये इसने कुछ दिया नहीं है प्रॉपरली इसका डेटा सर, लेकिन इसने दिया कहाँ है कि 60% गुड इकोनॉमी है, 40% वही वो ऐसे एक डेटा दे दिया, बस वो डेटा के ऊपर वो अपना एक एनालिसिस कर रहा है. कुछ उसने कोई डेटा दिया, मतलब ऐसे एक वो बार गूगल से बता दोगे क्या कोई ट्री डायग्राम का एग्जांपल? हाँ, ट्री डायग्राम चाहिए क्या? ट्री डायग्राम, एक सेकंड मेरे गूगल से एक्सप्लेन कर दो, वो बेटर होगा, ऐसे डेटा नहीं दिया. नहीं, मैं इसको समझाता हूँ. देखो, ये हमारी गुड इकोनॉमी है और 30% चांस है कि वो अच्छा करेगी, 70% चांस है कि वो बुरा. यही समझ में नहीं आ रहा डेटा. ठीक है, मैं इसका ईपीएस का एक ट्री डायग्राम दिखा देता हूँ. डेटा न रहने की वजह से क्लियर नहीं समझ में आएगा. Jayant, यस सर.
Just record the send this record. Okay, I'm having some urgent work. Okay. ओके I'm ओके leaving. सर, ओके सर, Yeah, ओके। yeah. तो मेरा ट्री डायग्राम तुम्हारे को बेस थ्योरम में मिल जाएगा। वैसे मैंने ट्री डायग्राम तो समझाया है। ट्री डायग्राम मतलब कुछ भी नहीं है, वो एक रिलेशनशिप चलती है। अब जैसे यहाँ पर ये 60 और 30% आपका 18% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? हाँ सर, राइट। हाँ, ट्री डायग्राम, हाँ तो उसमें था, बेस थ्योरम में समझ गया था मैं अच्छे से। हाँ, तो वही है यहाँ पर चल रहा है। ये क्या है कि प्रोबेबिलिटी की इकोनॉमी अच्छी है 60 है, वो प्रोबेबिलिटी 40 है। अब ये फर्दर प्रोबेबिलिटी है 30 और 70 की नहीं दिया इसने। तो मैं यही समझ रहा हूं कि अगर अच्छी इकोनॉमी है तो 30% चांस है कि अच्छा करेगी, 70% चांस है, मैं कैसे बोलूं, 30% चांस है कि अच्छा नहीं करेगी और 70% चांस है कि अच्छा करेगी। यही चीज नहीं समझ में आ रही। ये दोनों की अगर कुछ वो डेटा दे देता तो हो जाता। एक बार देखें क्या? नहीं सर, ये एक्चुअली हाँ ट्री डायग्राम समझ में आ गया है सर। नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं सर। 2 घंटे से अपने खाली 3 पेजेस हुए, थोड़ा जल्दी पेस बढ़ाते हैं, मैं बोल रहा हूँ। नहीं, ये तो ठीक है। ये कोवेरियंस वगैरह तो मैंने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में समझा दिया है, तो इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोग को। ये आप लोग कर सकते हो डायरेक्टली। ठीक है, चलो ये मैं समझा देता हूं। सो दिस इज कोवेरियंस। कोवेरियंस का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास इन्फोसिस है और टीसीएस है, ये दोनों का डायरेक्शन यानी इन दोनों कहाँ मूव कर रहे हैं। क्या इन्फोसिस बढ़ने से टीसीएस भी बढ़ रहा है या इन्फोसिस गिरने से टीसीएस भी गिर रहा है? हम कोवेरियंस के बारे में मल्टीपल टाइम डिस्कस कर चुके हैं। सो अज्यूम दैट कोरिलेशन बुक को जैसा डिस्कस कर रहे थे वो। हाँ, assume that the economy can be in 3 possible states. नेक्स्ट ईयर बूम है, नॉर्मल है और स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ है। An expert source has calculated that बूम की प्रोबेबिलिटी इतनी है, नॉर्मल की इतनी है, स्लो की इतनी है। रिटर्न्स हमारे जो है स्टॉक के वो भी दिए हुए हैं, कैसे हम उसको रिलेट कर रहे हैं। अंडर ईच ऑफ इकोनॉमिक स्टेट्स आर प्रोवाइडेड इन द प्रोबेबिलिटी मॉडल बिलो। व्हाट इज द कोवेरियंस ऑफ रिटर्न्स फॉर स्टॉक ए एंड स्टॉक बी? तो हम क्या करेंगे, पहले इनका मीन फाइंड कर लेंगे, क्योंकि कोवेरियंस फाइंड करने के लिए ये x है और ये y है। x माइनस एक्स बार, y माइनस वाई बार, ये दोनों चाहिए हमको। करेक्ट? ठीक है। सो पहले हम लोग क्या करेंगे, हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न यानी एवरेज या मीन फाइंड कर लेंगे। कैसे फाइंड करेंगे? रिटर्न ए रिटर्न बी मल्टीप्लाई विद द प्रोबेबिलिटी। तो 0.20 इंटू 0.30, 0.12 इंटू 0.5, 0.05 इंटू 0.2। तो हमारी एक्सपेक्टेड रिटर्न फ्रॉम स्टॉक ए आ जाएगा। उसके बाद हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न फ्रॉम स्टॉक बी चाहिए, तो उसके रिटर्न्स और प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई करो, ये भी आ गया। नाउ वी विल फाइंड आउट द कोवेरियंस।